तो लास्ट टॉपिक हमारा बेटा क्या था, लास्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर कह सकते हैं या यूनिट कह सकते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी तक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने 2 चैप्टर्स पढ़े। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और बेटा सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 टॉपिक या 2 चैप्टर्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़े। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े, सेम चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता था। व्हेन चार्ज जो है सारी बातें हम लोग किस पर कर रहे थे, चार्ज पर कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किस पर बात किया, सबसे पहली डेफिनेशन हमने लिखा है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज कितने टाइप से होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्जेस, 2 टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। यही तो बात किया था। फिर क्या देख रहे थे, एक चार्ज रखा हुआ है, फिर देखा कि एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। इन दोनों चार्जों के बीच में एक फोर्स लगता था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलॉम्स लॉ बोलते थे। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही तो पढ़ाया था। अब उसके बाद बेटा आपको समझो हमने क्या बताया। उसके बाद आपको बताया गया कि भैया उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बताई मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया कि अगर एक कोई चार्ज है तो वो चार्ज अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यही सारी चीज़ें बात किया था। इसका मतलब वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पर जो हमारा चार्ज था वो कहाँ पर था, रेस्ट पर था। चार्ज ऑन द रेस्ट। जब हमारे पास चार्ज रेस्ट पर होता है तो कौन सी यूनिट हमने पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास पूरा का पूरा 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते पढ़ते, है ना। तो लगभग 1 महीने से चार्ज कहाँ पर था, रेस्ट पर था। अब 1 महीने बाद 1 मंथ आफ्टर अब चार्ज कहाँ पर आने वाला है, मोशन में वाला। अभी बहुत दिन से रेस्ट कर रहा था। अब पूरा अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल किया और मई किया। अब जून से कहाँ पर शुरू करेगा, ये जून में कहाँ पर आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। 2 महीने से रेस्ट किया है ना। अब ये मोशन करता रहेगा, 2, 3, 4 महीने मोशन करेगा, मोशन में रहेगा। चार्ज कहाँ पर रहेगा, मोशन में रहेगा भाई, ठीक है। चार्ज मोशन में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास कैसी, इलेक्ट्रिसिटी। एक नेक्स्ट यूनिट आती है इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज हमारे पास था वो चार्ज अब किस में हो गया है, मोशन में हो गया है। इसका मतलब जब चार्ज हमारा मोशन में हो जाएगा तो उसे हम एक यूनिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड यूनिट हमारी कौन सी यूनिट होगी, सेकेंड यूनिट। और ये हमारी कौन सी यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट थी। अब सेकेंड यूनिट में हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़े और इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा कि चार्ज कहाँ पर है, मोशन में, ठीक है। अगर चार्ज मोशन में आ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस पर भी केस है। एक चार्ज हमारा कैसा होता है, 2 तरीके से मोशन हो जाते हैं। एक यूनिफॉर्म कह सकते हो, क्या कह सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, अगर सेम टाइम में स्पीड क्या हो, सेम हो। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कोई बॉडी कवर करती है तो क्या होती है, यूनिफॉर्म। अरे भाई यही तो होता है यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन कितना होता होगा, 0। कितना होता होगा, 0। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता होगा, नॉन यूनिफॉर्म में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। एक्सीलरेशन क्या होता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब जब वेलोसिटी में चेंज आएंगे तभी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास अब यूनिफॉर्म आ गया है और क्या आ गया है, नॉन यूनिफॉर्म आ गया। क्या आ गया है, नॉन यूनिफॉर्म आ गया।
अब नॉन यूनिफॉर्म आ गया, इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन 0 रहा होगा, इसमें एक्सीलरेशन कितना रहता होगा, जो भी रहता होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब जब हमारे पास जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़नी है, जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़नी है, वो पढ़ना है चार्ज इन द यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जिस वो वेलोसिटी होगी, चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, एक यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं होगा कि चार्ज कभी ज़्यादा तेज चल रहा है, कभी धीरा चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक यूनिफॉर्म मोशन से चाल झूं 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 करते हुए चलेगा, ऐसे ऐसे, बढ़िया स्लो मोशन में। कैसे चलता है, स्लो मोशन में ही चलता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। 10 की पावर 5 मीटर, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड चलता है। अप्रॉक्सीमेटली जो इलेक्ट्रॉन होता है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड चलता है। झूं झूं नहीं करता, बहुत तेज चलता है भाई, बहुत तेज चलता है, ठीक है। चलो अच्छा आते हैं, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जब हमारे पास जो बेटा चार्ज होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से करेगा, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें होती। दैट्स क्लियर, कोई डाउट नहीं, इरेज कर दिया जाए। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं बेटा हम लोग, अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, या हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट देखो, ये जो चैप्टर है ना, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है। जिसको ना समझ में आए करंट लगा के देख ले, बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, करंट वरेंट लगा ले, ना लगा पा रहे बताओ, हम लगा दें आके सबके, करंट लगा दें, बढ़िया समझ में आएगा। देखो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग क्यों है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है, पढ़ के आए हो, वही पढ़े हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, यहाँ पर भी पढ़ना है। लेकिन वहाँ 10th में थे, यहाँ 12th में हो, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ही होंगे। तो चेंजेस क्या हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए, इलेक्ट्रिक करंट, करंट लगाया जाए, क्या लगाना है, करंट लगाना है। तो करंट लगाया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आपने 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम किस इलेक्ट्रिक करंट को से नोट करते थे, आई, तो आई इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पर क्यू क्या है, चार्ज, और टी क्या है आपके पास, टाइम। तो चार्ज और टाइम का जो रेशियो है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि मान लो बेटा हमारे पास एक कोई बॉडी ए है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम ए है और इसका पोटेंशियल कितना है, वी ए, और एक बॉडी हमारे पास बी है और इसका पोटेंशियल है वी बी। यहाँ से यहाँ पर क्या कर रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है। मतलब क्या, यहाँ पर चार्ज कितना था, क्यू, यहाँ से चार्ज यहाँ पर क्यू। अच्छा क्यों फ्लो किया, VA से VB क्यों गया, बिकॉज VA इज ग्रेटर देन द VB, मीन्स दैट द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी A इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी B। अब यहाँ से यहाँ पर चार्ज फ्लो किया, फ्लो ऑफ चार्ज, जो बेटा ये चार्ज फ्लो हुआ ना, इसी चार्ज के फ्लो होने को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जो चार्ज फ्लो हुआ इसे ही क्या बोले, करंट बोले। वो कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म, एक जैसा, ऐसा नहीं है एक्सीलेट हो रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, आई बात से, तो ये जो फ्लो हुआ इसे हम बोल क्या, करंट बोल दिया। तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होती है। अच्छा एक चीज समझो, आपने कहा कि भैया चार्ज जो करंट जो है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। एक्चुअली चार्ज क्या है, बात चार्ज क्या है, चार्ज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही तो हैं,
चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पढ़े थे हमने? पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था भाई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया Q इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है? N। जहाँ पर Q आपको बताया गया कि भैया चार्ज है और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज़्यादा चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उस बॉडी का क्या होगा? चार्ज होगा। इसका मतलब चार्ज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स किसका चार्ज में मोशन किसका हो रहा है? समझो, मैंने कहा चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कौन फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर में ये जो कंडक्टर है, ये वाला जो कंडक्टर है, इसमें कौन फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हमें पता चला बेटा I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। दैट्स क्लियर? एनी डाउट? नो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये कह लो, इलेक्ट्रॉन्स कह लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया क्या? ओके, इधर ध्यान दो। अब यहां पर I इक्वल टू क्या आ गया? Q अपॉन T आ गया। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो, I एवरेज निकालना, तो I एवरेज क्या कहेगा? I एवरेज, तो बेटा I एवरेज क्या कहता है? कहता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। मतलब टोटल चार्ज, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा Q अपॉन क्या होता है? डेल्टा T। इट्स मीन, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या कहूँगा? Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, Q2 अपॉन Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अरे भाई, डेल्टा का मतलब चेंज, और चेंज मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज अपॉन फाइनल चार्ज माइनस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर? ओके। आफ्टर दैट बात करूं मैं I इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, I इंस्टेंटेनियस क्या होती है? इंस्टेंटेनियस मीन्स क्या होता था? किसी भी इंस्टेंट टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। और किसी पर्टिकुलर मीन्स किसी डेफिनेट मीन्स इंस्टेंट टाइम पर किसी भी चार्ज या कंडक्टर में फ्लो होने वाले चार्ज को या कह सकते हैं करंट को क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट बोल सकते हैं। दैट्स क्लियर? मान लो इस कंडक्टर में ये जो वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही थी। हमने कहा 5 सेकंड पर, कितने सेकंड पर? 5 सेकंड पर। इस 5 सेकंड पर हमने कहा इस पर कितना करंट होगी? 5 सेकंड पर। तो वही बताना है 5 सेकंड पर कितनी करंट फ्लो होगी, उसे क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं। क्लियर? ओके, इसे लिखते हैं बेटा dq अपॉन dt, dq अपॉन dt। I इक्वल टू हो जाए, I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dt। एनी डाउट? नो सर। सभी को क्लियर है इतनी बातें? चलें आगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। तो नोट हो गया सभी का? अब देखो, अब यहां पर हमारे पास करंट आ गई, तो हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, I एवरेज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू DQ अपॉन DT। इतनी चीज़ें क्या है? इस आफ्टर दैट अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट तो हम देखते हैं यहाँ पे चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो हो गई कूलाम पर सेकेंड। चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम पर सेकेंड, या इसकी एक और यूनिट होती है, क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। एक डिफिनेशन बोर्ड में कभी कभी पूछ ली जाती है 1 मार्क्स की कि 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज in 1 second, then the current will be 1 ampere. The current will be 1 ampere. अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर पास किया जाए तो वहाँ पर जो करंट होती है वो कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी यूनिट हो गई 1 कूलम अपान 1 सेकेंड, वो एम्पियर हो जाती है। एम्पियर 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 कूलम अपान 1 सेकेंड। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं बेटा, आफ्टर दैट बात करते हैं इसकी क्वांटिटी पर। कैसी क्वांटिटी होती है? अगर क्वांटिटी की बात करें तो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर या स्केलर? देखो, अगर हमने कहा कि यहाँ से 5 एम्पियर की करंट आ रही है और यहाँ से हमने कहा कि 3 एम्पियर की करंट आ रही है, अगर कोई पूछे इस जंक्शन में कितनी करंट होगी? 8 एम्पियर करंट होगी। 3 आया, 5 आया, कितना हो गया? 8 एम्पियर। दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर? वेयर 5 इज द मैग्नीट्यूड, 3 इज द मैग्नीट्यूड, एंड जो एरो है वो एरो क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन को। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शंस भी है। जब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है, बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, ठीक है। क्यों होती समझो थोड़ा सा। अभी तक बेसिकली बेटा आप लोग ये पढ़ते थे कि करंट जो है या क्वांटिटी जो है हमारे पास 2 टाइप से होती थी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। आप यही पढ़ के आ रहे थे। हाँ, और डिफिनीशन में आपको क्या बताया जाता था कि स्केलर वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। आपको पढ़ाया गया कि स्केलर क्वांटिटी ये होंगी, स्केलर वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको बताया गया था कि जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शंस भी होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इट्स मीन दैट इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर होनी चाहिए थी, बट ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या? क्यों? बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम और अच्छे से पढ़ें इसको करंट के बारे में, तो करंट बेसिकली कैसी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। एक नई तरीके से क्वांटिटी आती है जिसका नाम होता है टेंसर क्वांटिटी। पिछली क्लासों में क्लास 11th मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था, वेक्टर एनालिसिस में आपको बताया गया था, है ना, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। अब इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें वेक्टर की डिफिनीशन याद करो। अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया, सुपरपोजिशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो ध्यान से देखो बेटा जरा, जैसे पढ़ा था आपने F1 वेक्टर और क्या है? F2 वेक्टर। ये क्या है? 8 जो है 5 और 3 का रिजल्टेंट ही तो है ना, 5 और 3 का रिजल्टेंट है। जब 5 और 3 का रिजल्टेंट है तो इसका मतलब F1 और F2 का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे हम लोग? लिखते थे F नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कास थीटा, यही बोलते थे। अब यहाँ पर ऐसा तो इसके साथ नहीं हो रहा है ना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसको फॉलो करना चाहिए था।
क्या होता, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू कास थीटा, यही तो फार्मूला बन के आता हमारे पास। अब बट ये फार्मूला नहीं बन के आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ये जो वेक्टर लॉ है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इस वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। तो अब इसकी अगर कंप्लीट डिफिनीशन की बात किया जाए तो ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करती है, जो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करे तो वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। टेंसर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसे हम बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके देखा जाए तो ये वेक्टर लॉ को तो केवल नहीं फॉलो कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, तो हम कह सकते हैं कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। ये आप बीएससी करेंगे तो वहाँ पर जब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा कितने 3 टाइप से क्वांटिटीज होती हैं, है ना। या फिर अब कई सारी बुकों में लिख के आने लगा, अभी तक कहीं नहीं लिख के आता था, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। आप बीटेक करेंगे वहाँ पे भी नहीं पढ़ने को मिलेगा, है ना। एनडीए में करेंगे तब भी नहीं मिलेगा, कहीं पर पढ़ेंगे नहीं मिलता है। तो ये क्या मिलेगा कि हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। अब मान लो एग्जाम में आ जाए, अब 12th स्टैंडर्ड में है अभी आप, मान लो आ जाए कि कैसी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन अगर मिल जाए स्केलर, तो किसको टिक करोगे, स्केलर। अगर मान लो स्केलर और वेक्टर में से है तो किसको टिक करोगे, स्केलर को टिक करेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन टेंसर है तो प्रायोरिटी किसको दोगे, टेंसर को। अगर टेंसर है तो टेंसर को मारोगे, जब टेंसर नहीं है तो क्या है वो, स्केलर। क्लियर। इस तरीके से हमने देखा कि ये किस तरीके से क्वांटिटी होती है। अब मान लो एक हमारे पास ये आ रहा 8 एम्पियर और इधर से हमने कहा ये हमारे पास 3 एम्पियर है। कोई पूछे इधर कितनी करंट फ्लो हो रही है, भाई देखो ये हमारे पास बेटा जंक्शन है, इस जंक्शन पर ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट। डायरेक्शन बता रहा ना, ये डायरेक्शन बता रहा है इनपुट का और ये डायरेक्शन बता रहा है करंट के आउटपुट का। ये आउटसाइड जा रही है, ये इनसाइड जा रही है। तो भाई यहाँ से 8 आई, 8 के बाद 3 इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इधर कितनी बची होगी, 5 एम्पियर। सिंपल सी लॉजिक है। इसका मतलब अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रा का सम है हमारे पास बेसिकली, और इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता, इसलिए टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर कह लो या क्या कह लो, स्केलर कह लो। बात क्लियर है, ओके। नोट कर लो इतनी बात, जल्दी से नोट करो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अब ये क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या है समझने के प्रयास करेंगे बेटा। जैसे आपने देखा कि अभी इलेक्ट्रिक करंट को देखा आपने, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी कैसी क्वांटिटी होती थी, इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा कि एक चार्ज है, मान लो हमारे पास ये चार्ज है, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर, और v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। यहाँ पर आपने देखा ये क्या है, वेक्टर है, और यहाँ पर ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखा आप लोगों ने। उसी तरीके से
यहां पर करंट को एक वेक्टर फॉर्म देने के लिए क्या आया है, करंट डेंसिटी आई है। करंट डेंसिटी क्या होती है, इसे J से डिनोट करते हैं। J इक्वल टू होता है I बाई ए। J इक्वल टू होता है I बाई ए, जहां पर I क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट है, A क्या है, एरिया, A क्या है, एरिया है, और J क्या है आपके पास, करंट डेंसिटी होती है। क्लियर? अच्छा समझो, अगर मैं बेटा कह दूं इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 का मतलब क्या है, यूनिट, A इज इक्वल टू 1 की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, यूनिट, 1 का मतलब यूनिट हो जाएगा। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बन जाएगा कि नहीं बनेगा, J इज इक्वल टू I बनेगा। जब J इज इक्वल टू I बन गया तो इसका मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, करंट या इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से जितनी करंट पास होती है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट डेंसिटी बोल सकते हैं, करंट डेंसिटी हो सकती है। मीन्स देखो, लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, मान लो ये हमारा एक कोई कंडक्टर है, इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है I, ये करंट की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। अब यहां पर हमने एक एरिया वेक्टर बना दिया, ये एरिया वेक्टर है। अब कंसीडर ये करो कि ये यूनिट एरिया है, कितना है, यूनिट एरिया। इस यूनिट एरिया से जितनी करंट पास होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात समझो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब हमारे पास करंट डेंसिटी आया, और करंट डेंसिटी में अगर हम बात करें, इधर ध्यान से देखो, तो अगर मैं सबसे पहले इसके यूनिट की बात करूं, सोचो जरा, तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब बात आती है क्वांटिटी कैसी होती है, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। करंट हमारे पास स्केलर है, स्केलर कह लो या टेंसर कह लो, बट करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन होगी, क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ पर होती है, जो J होता है, J इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I। इसका मीन्स क्या है, जो J की डायरेक्शन होगी वो I की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि करंट एक्चुअली स्केलर भले ही है लेकिन उसके पास डायरेक्शन तो है ना, डायरेक्शन है ना। जो डायरेक्शन हमारे पास I की होगी वही किसकी होगी, J की होगी। जो डायरेक्शन I की है वही J की है। दैट्स क्लियर, ओके, क्लियर, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया क्या होता है, एरिया या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू J। J मतलब करंट डेंसिटी। जो एरिया वेक्टर होए, करंट डेंसिटी कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द, सॉरी एरिया वेक्टर नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द J। J मीन्स करंट डेंसिटी। बट एरिया वेक्टर जो है इज पैरेलल टू द J। एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द J। समझो क्या मतलब है, एरिया वेक्टर समझो, इधर ध्यान दो बेटा। ये हमारे पास मान लो एरिया है, ये क्या है, एरिया।
करंट हमारी ऐसे पास हो रही है, करंट ऐसे पास हो रही है, ये क्या है, सरफेस एरिया है, ये क्या है, करंट है। देखिएगा जरा ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, ये जो डायरेक्शन है, मार्कर की जो डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। ये बेटा आपकी करंट की डायरेक्शन है, ये एरिया है, क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया है, ये डायरेक्शन है। तो बताओ कैसा है, हमारे पास परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है। अगर हमारे पास ये आई की डायरेक्शन है, ये क्या है, आई की डायरेक्शन है, अगर ये आई की डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में कौन होता है, जिस डायरेक्शन में आई होता है उसी डायरेक्शन में कौन होता है, जे होता है, उसी डायरेक्शन में जे होता है। अब भाई आई ऐसे है, आई ऐसे है तो जे भी ऐसे ही होगा, ये अब जे हो सकता है, जे की डायरेक्शन हो सकती है सेम। और मैंने लिखा बेटा कि आई या सॉरी ए एरिया इज परपेंडिकुलर टू द जे, तो ये हमारे पास जे है और ये क्या है, ए, ये क्या है, ए, कैसा है, परपेंडिकुलर, कैसा है, परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द जे, एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू किसके है, जे के है। कॉपी कॉपी। अब यहां पर देखो, ये मान लो एरिया वेक्टर है आपका, ये क्या है, एरिया वेक्टर है, ये एरिया है, ये क्या है, एरिया। आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम जब पढ़ाया था, बताया था एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस पर, ये सरफेस ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक है, ये सरफेस है, इस सरफेस पर करंट की डायरेक्शन ये है तो जे की डायरेक्शन सेम होगी। तो जरा जे और सरफेस के बीच का एंगल देखो कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। अब यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द जे, इसका मतलब ये तो आई रहेगा, जो डायरेक्शन आई की है वही किसकी होगी, जे की, जो आई की है वही किसकी होगी, जे की। आई और जे की डायरेक्शन सेम है, ध्यान से देखो बेटा, और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है तो ये हम एरिया वेक्टर लेकर के आ रहे हैं, एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा। जरा अब देखिए बेटा, जे और ए के बीच का एंगल कितना है, पैरेलल, पैरेलल मतलब एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, कितना होता है, 0 डिग्री। तो एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द जे वेक्टर, वेक्टर बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्लियर, ओके। अब यहां पर पैरेलल ना हो करके अगर किसी एंगल पे हो जाए एरिया, किसी एंगल पर एरिया हो जाए, ये कहाँ, इधर मिटा दें, हाँ इधर ध्यान दें। अब मान लो बेटा हमारे पास ये हो जाए, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ, हाँ ठीक है, इधर लिख देता हूँ, ध्यान दो। अगर ये ऐसे लिख दिया जाए, ये क्या है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, ये भी क्या आपके पास हो गया, कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया। अब यहाँ पर एरिया वेक्टर अब परपेंडिकुलर ना हो करके कुछ ऐसे एरिया वेक्टर लिख दिया जाए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ये एंगल आपका कितना हो गया, थीटा। अब यहाँ से अगर कोई पूछे ये करंट की डायरेक्शन है, आई की डायरेक्शन क्या होगी, तो जे की क्या होगी, तो जे इज इक्वल टू होगा आई बाई ए कास थीटा, क्या होगा, आई इज इक्वल टू सॉरी जे इज इक्वल टू आई बाई ए कास थीटा। हमने ये कंडीशन में क्या लिया था, इस कंडीशन में एरिया वेक्टर और जे वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो कास 0 1 हो जाता है, कास 0 कितना हो जाता है, 1, और कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई बाई ए बन जाता है। अगर यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आई इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जे ए कास थीटा आएगा, जे ए कास थीटा आएगा। आपको पढ़ाया गया था वेक्टर टू वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा। अगर हमारे पास कास थीटा आया तो इसका मतलब दो वेक्टरों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, कह सकता हूं मैं, हाँ। तो यहां से कह सकता हूं आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आपको एक चीज़ और सिखाई गई थी वेक्टर एनालिसिस में कि दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। कैसी होती है, स्केलर होती है। तो देखो आई स्केलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी केवल, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, है ना,
तो ये हमारे पास I इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहां पर हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बेटा। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा I इक्वल टू क्यू अपान टी, या फिर हमें पता है Q इक्वल टू होता है NE, तो हो जाएगा NE अपान टी हो जाएगा। सेकेंड हमने सीखा I एवरेज डेल्टा Q अपान डेल्टा टी, इट्स मीन Q2 माइनस Q1 अपान T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। या I इंस्टेंटेनियस सीखा तो हमने सीखा dQ अपान dt। ये 3 फार्मूलेस, और फोर्थ फार्मूला भी हमने पढ़ाया आपको, J इज इक्वल टू I बाई ए, या फिर कह सकते हैं R I बाई ए cos थीटा। दैट्स क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी electrons will pass through a wire if 1 ampere current passes for 1 second, for 1 second मीन्स, समझिएगा क्वेश्चन। अब ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ये कोई एक वायर है। इस वायर में बोला गया बेटा कि 1 एम्पियर की करंट जो है, करंट को स्टूडेंट करते हैं I से, I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए अगर पास हो तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? अभी मैंने आपको बताया एक्चुअली करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स मीन दैट जो करंट है एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा करंट होगी, जितने ज़्यादा करंट होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इट्स मीन दैट जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज जितना होगा उतना ही ज़्यादा क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा? हाईली चार्ज होगी बॉडी। ओके, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास फार्मूला होता है I इज इक्वल टू NE अपान टी, तो NE इज इक्वल टू IT हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा IT बाई E बन जाएगा। I की वैल्यू क्या है हमारे पास है 1, T की वैल्यू है 1 अपान E की वैल्यू क्या हमारे पास है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो हो गया 1 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, माइनस का 19 हो गया। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 10 इंटू 10 की पावर, इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो 19 अपान क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक 10 इसको दे दो तो ये 100 बना लेगा, इंटू 10 की पावर 18 बचेगा यहाँ से, अपान 16 बचेगा। डिवाइड कर लेता हूँ मैं, डिवाइड करोगे 16 6 जा 96, कैरी 4 हो गया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया तो 40 हो जाएगा। 16 2 जा कैरी 8 हुआ, 16 5 जा 80 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करने पर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पास। ओके, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। लिखा हुआ है इफ 2.25 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू अ वायर इन द 1 मिनट, फाइंड द करंट। इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन हो जाएगा सभी से। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे।
हो गया। चलो क्वेश्चन में दिया गया है n इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 की पावर 20 दिया गया है, और टाइम दिया गया बेटा आपको 1 मिनट दिया गया है। 1 मिनट मीन्स टाइम दिया गया है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स कह सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड हो जाएगा। अभी आपने फार्मूला सीखा था I इज इक्वल टू NE अपॉन T। n की वैल्यू पुट कर देंगे 2.25 इंटू 10 की पावर 20 इंटू वैल्यू n की पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन r मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी t मीन्स क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60। यहाँ से 60 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 1 जीरो आ जाएगा, इतने जीरो हो गए हमारे पास। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखो बेटा। 16 5 जा कितना होता है 80, कैरी 8, 16 2 जा 30, कैरी 4, कैरी 40 कैरी 4 ना, और 16 1 जा 16 36 इंटू 10 की पावर 20 माइनस का 19, 20 माइनस 19 मतलब 10 अपॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 6 10 जा 60, 6 6 जा 36 मीन्स 6 बाई 10 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। I इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर करंट इससे क्या करेगी, पास करेगी। नोट हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा है, क्वेश्चन में दिया गया है इफ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 9, 2t प्लस का 9, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 9, ये वैल्यू हमको दी गई, ये गिवन है। और कहा गया ये किसका इक्वेशन है, चार्ज का, ये चार्ज का इक्वेशन दिया गया है। अब कह रहा है t1 इज इक्वल टू 0 और t2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, देन फाइंड करना है आपको, I एवरेज फाइंड करना है और सेकेंड फाइंड करना है I मीन्स इंस्टैंटेनियस, सॉरी I इंस्टैंटेनियस फाइंड करनी है। ये दो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आई होप समझ में आया होगा। देखो अब हमारे पास चार्ज क्वेश्चन में गिवन है और करंट पूछ रहा है, चार्ज गिवन है और करंट पूछ रहा है। तो आपको एक चीज़ बताया था, अगर याद करो क्लास 11 को, ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। और वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक्सीलरेशन बन जाता है। सीखा था क्या? अरे भाई द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ds by dt इज नोन एज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पर अगर ध्यान दो, हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई क्या होता है, dt होता है, dq बाई dt होता है। ये जो चार्ज का इक्वेशन दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है। I एवरेज निकालने के लिए हमें q2 और q1 चाहिए, t2 और t1 चाहिए। ये किसका इक्वेशन दिया गया हमारे पास, चार्ज का इक्वेशन दिया गया है। अगर सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे
तो एवरेज के लिए Q2 और Q1 निकालना होगा, कहीं ना कहीं से निकालना होगा, निकाल लेते हैं। अगर हम इफ़ t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये T1 है ना, तो ये क्या बना देगा बेटा आपको Q1। इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q0 इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 0 प्लस कितना हो जाएगा 9। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 0 कितना आ गया 9 आ गया। इसी तरीके से t इज इक्वल टू जब हम 5 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, या इसको बोल सकते हैं Q5 बोल सकते हैं। जहाँ पर t है, t के प्लेस पर 5 पुट कर देना, सिंपल से बात है। तो t के प्लेस पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 5 प्लस 9 कितना आ गया, 75 आ गया, प्लस 10 आ गया, प्लस 9 आ गया। कितना आ जाएगा आपके पास, 75 85 हो गया, 85 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 104 94। तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 94 आ गई। अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, आई एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज के लिए Q2 माइनस Q1, Q2 की वैल्यू कितनी है 97, 94 माइनस 9 अपान T2, व्हाट द वैल्यू ऑफ T2 5 माइनस T1 0, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास 85 बाई 5 कितनी बार जाएगा 17 एम्पियर। एवरेज जो करंट आ गई हमारे पास कितनी आ गई है 17 एम्पियर आ गई। दैट्स क्लियर, ओके। नाउ सेकंड क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है आई इंस्टैंटेनियस फाइंड करनी है। तो आई इंस्टैंटेनियस क्या हो जाएगा हमारे पास, कैसे फाइंड करेंगे इंस्टैंटेनियस, dq बाई dt, इट्स मीन इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, इसे लिख सकते हैं dq बाई dt। ये देखो d बाई dt मीन्स t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। बायो वाले बच्चे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी, बट मैथ वाले अच्छे जानते होंगे। d बाई dx ऑफ x की पावर n, या t लिख लो, t की पावर n का फार्मूला क्या हो जाता है, n t की पावर n माइनस 1, मीन्स पावर आगे आ जाती है और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यही सीखना है आपको भाई। इसमें देखो 3 कांस्टेंट हो जाएगा, t स्क्वायर कितना बन जाएगा 2t बन जाएगा, और प्लस 2 बन जाएगा, t का 1 हो जाएगा आपका, प्लस 9 का 0 हो जाएगा। तो आई इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू 6t हो जाएगा, और प्लस का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। क्लियर, ये इंस्टैंटेनियस की वैल्यू आ गई। बट हमें कब फाइंड करना है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू पर फाइंड करना है। एक t इज इक्वल टू क्या हो हमारे पास 0 हो, एक t इज इक्वल टू क्या हो 0 हो, और एक t इज इक्वल टू क्या हो 5 हो। जब हम t इज इक्वल टू 0 लेंगे तो इंस्टैंटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंस्टैंटेनियस कितना हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 2, तो आई इंस्टैंटेनियस कितना आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर। क्या आ गया है 2 एम्पियर। ये क्या है कूलाम, ये भी क्या है कूलाम। और एट जब t इक्वल टू पुट करेंगे बेटा हम क्या 5, जब t इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो आई इंस्टैंटेनियस कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलो यहाँ पर पुट करो ना, 6 इंटू 5 प्लस 3 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32 एम्पियर। इस तरीके से क्वेश्चंस क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। आई होप ये क्लास सबको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय।